अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। आज महंगाई के खिलाफ और बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामाबाद धरने का ऐलान किया गया था और इस हवाले से जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू किया। इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश की तो इंतजामिया की तरफ से रुकावटें लगाकर इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया। इत्तलात अब तक की आ रही है कि 900 से जायद जमात इस्लामी के कारकुनान को और उनके रहनुमाओं को हिरासत में लिया जा चुका है। डी चौक से भी जमात इस्लामी की 10 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। जमात इस्लामी ने अब फैसला यह किया है कि वो 2-3 मुख्तलिफ मुकामात पर धरने देगी। पहले एक धरना होना था, अब 3 धरने होंगे और इसे जो है वो मजीद स्ट्रेच किया जाएगा। जमात इस्लामी कब तक ये एहतजाजी धरने अपने जारी रखेगी और किन किन मुकामात पे इनके मजीद धरने होंगे, हिकमत अमली क्या होगी, बात करेंगे जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ साहब से। बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम। पहले तो ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और जमात इस्लामी इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त तो आपको नहीं दी गई धरना करने की, तो अब प्लान बी क्या है, मुतबादल आपकी हिकमत अमली क्या है? बहुत शुक्रिया सैयद समर अब्बास साहब। जमात इस्लामी ने भी सारी सूरत हाल को मद्देनजर रख के प्लान ए बी सी तैयार किया था। तो प्लान बी आपने पूछा है, तो उसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कारकुनान को हदायत की थी कि एक तो जहाँ जहाँ पे आपको रोका जाए, जिस शहर में जिस जगह पर, वहाँ पर आप एहतजाज करें और धरना दें। और दूसरा हमने ये फैसला किया था कि 3 जगहों पर हम अब धरना देंगे। अगर हमें डी चौक नहीं जाने दिया जा रहा, हम पुरअमन तरीके से जाना चाहते थे, गिरफ्तारियां की गई, तशद्दुद किया जा रहा है और ये बिल्कुल गैर आइनी गैर जमहूरी रवैया है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी अब 3 जगहों पर धरना दिए हुए है, जिसमें मरी रोड रावलपिंडी में, इसी तरह 0 पॉइंट और इसी तरह जो है वो 26 नंबर चुंगी पर जमात इस्लामी ने ये 3 पॉइंट तय किए हैं जिस पर धरना दिया जाएगा। और अब से कुछ देर बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अमीर जमात इस्लामी खुद ज्वाइन करेंगे और क़यादत करेंगे। दूसरा, ये तकरीबन 900 से जायद कारकुनान जो हैं जमात इस्लामी के पंजाब भर से अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रात भर जो है छापों का सिलसिला जारी रहा, चादर चार दीवारी का इस्तेमाल किया गया और बड़ा मतलब बुखलाहट का शिकार है पंजाब हुकूमत और बड़ा शर्मनाक रवैया जो है वो आम शहरियों के साथ भी अपनाया गया। हम फौरी तौर पर इसकी मजम्मत के साथ साथ मुतालबा करते हैं कि हमारे कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए और आइनी और जमहूरी हक है पुरअमन एहतजाज करना, उसके लिए इस्लामाबाद में इजाज़त दी जाए। तो कैसर साहब ये बताएं कि कब तक आपका ये धरना जारी रहेगा, प्लान क्या आपका, कब तक बैठने का इरादा है? इसमें समर साहब हमने बैठने की तारीख दी है। जमात इस्लामी ने अभी इस धरने को ख़त्म करने की कोई तारीख अनाउंस नहीं की। जो बुनियादी हमारे 3 मुतालबात हैं कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए, IPPs के साथ जो जालमाना मुआहदे हैं उनको रिविजिट किया जाए, जो ख़त्म हो सकते हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो रीशेड्यूल हो सकते हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए और इसी तरह तनख्वाहदार तबका जो है उस पर भारी भरकम टैक्सेस लगाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमारी ये 3 बुनियादी अवामी मुतालबात हैं, हर घर का मुतालबा है, हर आदमी का मसला है। जब तक ये 3 मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जाते, जमात इस्लामी के इस धरने का इख्तिताम नहीं होगा, उसका ऐलान नहीं किया जा रहा। यही हदायत जो हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने दी हैं और जमात इस्लामी के कारकुनान और आम आवाम जो है वो इस पे इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह पुरजोश हैं और बिल्कुल बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे और अपना आइनी और जमहूरी हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वो पुरअमन एहतजाज है और अगर हमारे पुरअमन एहतजाज को हमारी कमज़ोरी समझा गया और जिस तरह इन्होंने रवैया अपनाया हुआ है तो फिर तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर होगी। फिर हुकूमत का काम है कि वो चीज़ों को पुरअमन रखे। तो फिर मुझे ये बताएं कि एक तो जमात इस्लामी ने कॉल दी हुई थी आज एहतजाज की, साथ ही साथ आज ही के दिन इत्तफाक है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है जिसमें आप जमात इस्लामी भी उसका हिस्सा है, जिसे अचक सही साहब हेड करते हैं, उसमें आप भी हैं, तो ये मिल के एक इकट्ठी एफर्ट क्यों नहीं की गई? बाकी जो जमातें हैं जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर शामिल है, वो भी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है महंगाई के हवाले से, वो भी यही तमाम जज्बात रखते हैं, लेकिन आपने उन्हें दावत नहीं दी या उन्होंने इनकार किया शरीक होने से। ये इकट्ठे मिलके एहतजाज भी हो सकता था, वो ज़्यादा शायद इफेक्टिव होता। देखिए समर साहब, जमात इस्लामी ने पहले कॉल दी थी 12 जुलाई की और उसके बाद जो है मुख्तलिफ उलमा इकराम ने जमात इस्लामी से बात की कि अशूरा है और सिक्योरिटी का भी मसला होगा। हमने उनके एहतराम में, अशूरा के एहतराम में इसको
12 जुलाई की बजाय 26 जुलाई पे जो है वो ले गए। जमात इस्लामी का प्लान काफी देर से अनाउंस था और हम मीडिया में भी बार बार इस पर बात कर रहे थे। जहां तक बात है दावत देने की और ना देने की, हमने प्रॉपर और बाज़ाब्ता उनको दावत तो नहीं दी, लेकिन हमारे बहुत सारी मुश्तरकात पर पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, मुलाकातें हो चुकी हैं। वो मंसूरा भी उनकी सारी क़यादत जो है वो तशरीफ लाई थी। अभी भी ये चीज़ बाइज़ नहीं है कि हम उनको वेलकम करेंगे अगर वो हमारे एहतजाज को ज्वाइन करें और हमारे धरने में शिरकत करें। तो ये तो हर उन्होंने तो अपना एहतजाज आज रखा हुआ था। ये थी भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि आज एक बड़ा इवेंट आपका था, आपने एक धरना रखा हुआ था आज इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन आज ही पीटीआई ने भी प्रोटेस्ट रख लिया पूरे मुल्क के अंदर, तो उससे जरा थोड़ी कंफ्यूजन जरूर पैदा हुई है। देखिए, हमारा धरना जो है वो कोई एक दिन का नहीं है। हम तो इसको कंटिन्यूसली तब तक करेंगे जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो 3 बड़े मुतालबे मैंने आपको बताया, आईपीपी के जो मुआहदे हैं वो ख़त्म किए जाएं, बिजली की कीमतों में कमी की जाए, बिलों में कमी की जाए और इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है उस पर टैक्सेस ख़त्म किए जाएं। मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है हर पार्टी का मसला है, हर आम आदमी का मसला है। जो मसाइल चल रहे हैं इस पर हर कोई बात करना चाहता है, लेकिन जमात इस्लामी ने तो माजी में बहुत सारे धरने किए भी हैं और दुनिया इससे वाकिफ भी है और हम इन चीज़ों को समझते भी हैं कि लाठी और तशद्दुद और गिरफ्तारियां इंशाल्लाह जमात इस्लामी के कारकुन के ना तो हौसले को पस्त कर सकती हैं, ना उसका रास्ता रोक सकती हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हमेशा पुरअमन रहे हैं। जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना हमारा कभी भी एजेंडा नहीं रहा। आज भी हम इंशाल्लाह ताला इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अलबत्ता आपके प्रोग्राम में मैं दावत देता हूँ पीटीआई को, दीगर तमाम सियासी जमातों को, उनके कारकुनान को कि आइए आगे बढ़िए। ये हर आदमी का मसला है, अवाम का मसला है। आइए जमात इस्लामी के इस एहतजाज को ज्वाइन कीजिए और जमात इस्लामी इस चीज़ को वेलकम करेगी। और दूसरा मुझे ये बताया, तहरीक इंसाफ को शायद अगर आना होता तो वो आ जाते, वो तो हुकूमती परमिशन को देख रहे हैं। आज उनका अपना प्रोटेस्ट भी था, हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने अपना एहतजाज सोमवार पे मुंतकिल कर दिया है। दूसरा मुझे ये बताया कि आप कह रहे हैं कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते बैठेंगे। एक धरना सबसे जो तारीखी इस्लामाबाद के अंदर हुआ था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था 126 दिन का। तो आप भी क्या एक लंबे धरने की प्लानिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म को महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका धरना खत्म हो सकता है? देखिए, हमारा धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। जिस तरह हुकूमत ने ये प्लान अपना सामने ले आए हैं, रास्ता रोक रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो इसके साथ ही प्लान बी जो है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अनाउंस किया। इसी तरह हमारे कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो वक्त आने पे आपके सामने आएंगे, लेकिन ये कितनी देर जारी रहेगा ये अब हुकूमत पर इसका इन्हसार है कि वो कितनी जल्दी हमारे मुतालबात को पूरा करती है। बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब, आपने ज्वाइन किया। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी अपने कैदियों की रिहाई के लिए और महंगाई के ख़िलाफ़, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बदस्तूर आज भी तहरीक इंसाफ को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। वजह उसकी बज़ाहिर ये बताई जा रही है कि जमात इस्लामी के धरने की वजह से, धरने की कॉल की वजह से इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो आज इजाज़त नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला टेकअप हुआ, जहाँ जस्टिस समन रफत की अदालत के अंदर ये मामला जो है वो उठाया गया, तो उस पर भी तहरीक इंसाफ ने यही कहा कि हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद में हालात ख़राब है, नहीं दे सकते। पीटीआई ने कहा सोमवार को कर लें। सोमवार को उन्होंने कहा जी, हुकूमत ने कहा जी, हुकूमती नुमाइंदे ने कहा सोमवार को भी, क्या पता हालात ख़राब हो तो हम सोमवार को भी इजाज़त ना दे पाएँ। तो फैसला महफूज कर लिया गया था जैसे समन रफत की जानिब से। फिर बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से खुद ही अपना एहतजाज जो इस्लामाबाद के अंदर आज होना था वो सोमवार पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा भी कुछ दीगर चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जमात इस्लामी, जिस हमने ब्रेक से पहले बात की, कि वो भी प्रोटेस्ट कर रही है महंगाई के मामले के ऊपर, लेकिन हुकूमत खुद महंगाई के मामले पर जवाज़ और जो है मवाद इसका फराम कर रही है प्रोटेस्ट के लिए कि आज भी हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते जब से बजट पास हुआ है इजाफा देखने को मिला है। 1.7% इजाफे के साथ महंगाई की जो
शरह हफ्तावार वो 20% तक पहुँच चुकी है और मुसलसल इसमें एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है। किस तरह से हुकूमत सारी सूरत हाल से टैकल करेगी, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कैदी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। ये जो आपकी एहतजाज की एक स्ट्रेटजी है कि इस्लामाबाद आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फॉर्म 45 के मुताबिक आप भी दावा करते हैं और ये नज़र भी आ रहा है कि इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब करें कि जीती है यहाँ से PTI ने। तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग कला है, यहाँ आप प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे आप कोई जलसा नहीं कर पाते, यहाँ आप कोई रैली नहीं निकाल पाते, आप हर मरतबा एक दफ़ा 144 जो है वो उसकी जो है वो उसके सामने आप लोग जो है वो कुछ कर ही नहीं पाते, बेबस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देखें तो कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करती कि उसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला जाए, मुजाहरे किए जाएँ। आप तो इस्लामाबाद के अंदर कतन लगता है कि कोई आने वाले दिनों में कोई सियासी एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि पहले ये बिलाल कियानी साहब और PMLN एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे कि एक पार्टी से डरते डरते कैसे दफा 144 कितनी बार ये लगाएंगे। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी कर देंगे। ऑन अ मोर सीरियस नोट, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद ऑलरेडी इन्होंने बना दिया है, मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये लोग डरते हैं ना, जो पहले तरनौल के जलसे में भी था, जो ये कंटिन्यूसली आइन की भी वायलेशन कर रहे हैं ऑन फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं और अवाम का गुस्सा मजीद ज्यादा कर रहे हैं। इट्स जस्ट वेरी ऑब्वियस। देखें, मुझे एक्चुअली इस्लामाबाद के फैक्ट्स नहीं पता क्योंकि मैं अभी अपने प्रोटेस्ट से जो है वो निकला हूं, लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि इनको खौफ है क्योंकि इनका जो पावर बेस होता था वो पंजाब में, तो पंजाब और इस्लामाबाद में, इसीलिए ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि अवामी जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस किया जाए। ये आज जमात इस्लामी के साथ भी कल से किया और मैं इनको सिर्फ ये गारंटी करता हूं कि अल्टीमेटली तो जैसे पानी जो है वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है, वो निकल जाएगा और इनकी सियासत ये धो बैठेगा। उससे बेहतर ये है कि आइन को, कानून को और जो है ये जो इन्होंने बेसिकली हुकूमत का मजाक बनाया हुआ है, इसके बजाय ये एक्चुअली मान लें कि इन्होंने एक फ्रॉड किया है। 17 सीटों के साथ ये कभी 5 साल हुकूमत ना कर सकते थे, ना कर सकते हैं, एंड वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। और अगर मैंडेट वापस नहीं करते तो बैठे और नया इलेक्शन का तयन कर देते। वैसे हुकूमत को खतरा किस चीज से है? वैसे तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपकी पार्टी से तो कतन को खतरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग इस्लामाबाद के अंदर एक छोटा सा मुजाहरा नहीं कर पाते, जलसा आप इस्लामाबाद के अंदर कर नहीं पाए, रैली आप निकाल नहीं सकते इस्लामाबाद के अंदर, तो आपसे क्या खतरा होना है हुकूमत को? आपकी अगर बात की जाए, अगर आप ये समझते हैं कि आप थ्रेट है गवर्नमेंट के लिए, तो कम से कम आप तो कोई थ्रेट नहीं है गवर्नमेंट के लिए किसी किस्म की, ना गवर्नमेंट ऐसी कोई थ्रेट आपसे महसूस करती है। आई विश समर के ऐसे होता तो फिर मसला क्या है प्रोटेस्ट छोड़ने का? सिक्योरिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो ये TLP वालों के साथ मिठाइयां जो है वो बांट रहे थे और एक हफ्ता पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद किया, तो सिक्योरिटी तो मसला नहीं है। मैं अग्री करता हूँ आपसे। आप ही ने TLP की मिसाल देके मेरा केस मजीद आपने आसान कर दिया है, मेरा केस आपने मजीद ईजी कर दिया जो मैं बिल्ड कर रहा था कि TLP ने कौन सी परमिशन लेके फैजाबाद पे धरना दिया था, और आप कहते हैं आप सबसे पॉपुलर पार्टी, पॉपुलरिटी में तो वो 5वें 6ठे नंबर पे भी नहीं आते जाके नंबर आप वोट्स के एतबार से। वो जब करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। आप लोग जो है वो हुकूमत को देख रहे हैं, हुकूमत परमिशन देगी तो आप हम करेंगे जाके। लेट्स बी वेरी क्लियर, दो सूरतें, एक तो बाज जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनके पास जो है वो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास नहीं है जो हमारे पास है। हमारा वर्कर निकलता है, हर हाल में निकलता है, वो तो फैक्ट है। लेकिन समर जो साथ हो रहा है जिसको हम मेन स्ट्रीम टीवी पे हाईलाइट नहीं करते और अफसोस के साथ हमने नॉर्मलाइज कर दिया, वो तो ये है कि जब हम एक लॉफुल, लीगल, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो एक एक करके लोगों को रात को उठा के फिर ये पुलिस स्टेशन में भी नहीं प्रेजेंट करते। तो ये हम राइट रिजर्व करते कि जब हम अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को जब बचाएंगे, जब बचाएंगे एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि ये हुकूमत जो है वो अपने वजन के तल गिर जाएगी।
सही है। तो बिलाल अज़हर कैनी साहब, आपको ख़तरा अपने आप से है और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी लगती है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो लगता है कि आप शायद अपने वजन से ही ना गिर जाएं, अपने बोझ तले ही ना दब जाएं। आज की अगर मैं बात करूं, जो इस वक्त मसला बना हुआ है, जमात इस्लामी भी प्रोटेस्ट कर रही है, वो इस्लामाबाद के अंदर धरना देना चाह रहे हैं महंगाई के मसले के ऊपर, बिजली की कीमतों में इजाफे के वाले से, टैक्सेस के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं, ओवरऑल महंगाई के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। आपने जो टैक्सेस लगाए हैं बजट के अंदर, मुसलसल जो रवां माली साल, जो नया माली साल है, उसके तीसरी मरतबा मुसलसल जो है महंगाई की शरह में इजाफा देखने को मिला है। एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हमें नजर आ रही है महंगाई की शरह में। आज 20% पे पहुंच चुकी है सालाना जो महंगाई की शरह है, और 0.7% इजाफा उसमें हुआ है। तो और खान साहब भी इसी एतमाद के तहत लगता है, वो कह रहे हैं कि अपने कारकुनान को उन्होंने कह दिया है कि जाए इंतखाबात की तैयारी करें, बहुत जल्द इंतखाबात होने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, हमें किसी से ख़तरा नहीं है, और जहाँ तक महंगाई की बात है तो आप मेरे ख्याल से शायद आप वीकली इंडेक्स की बात कर रहे हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है। आप बुनियादी तौर पे अगर आप देखिए जो माहाना CPI निकलती है उसमें तो 2.5 साल की सबसे कम तरीन शरह पे 12% पे इन्फ्लेशन अभी इस हुकूमत के दौरान आई है। हैविंग सेड दिस, हालात यकीनन बहुत मुश्किल हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद में वाकई में मुश्किलात हैं, और हुकूमत इन मुश्किल मुआशी हालात के अंदर जो कोशिश कर सकती है वो कर रही है, और इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी। देखिए, जहाँ तक बात है जो पॉलिटिकल आपने जो बात की कि कोई ख़तरा है, हमें कोई ख़तरा नहीं है जी। देखिए, जहाँ तक PTI की बात है, मैं सिर्फ अगर आपसे पॉलिटिकल बात करूँ ना जी, सिक्योरिटी और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनज़र ना रखें 2 सेकंड, और सिर्फ पॉलिटिकल बात करें, तो मैं तो चाहता हूँ कि अपना शौक़ पूरा करें। ये जो गुब्बारे में हवा भरी हुई है ना जी कि एहतजाज कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये अपना शौक़ पूरा करें। मगर साथ ही साथ हमें ये याद रखना होगा कि ये इस जमात की पिछले सिर्फ 9 मई को नहीं, 9 मई से पहले भी एक तारीख है तबाही की, बाकायदा वायलेंस की, और पुरअमन एहतजाज की आड़ में तबाही फेरने की, यहाँ पे वायलेंस करने की बाकायदा एक रिवायत डाल चुकी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि मतलब कि अब तो बंदा ये कहने पे मजबूर है कि जब भी ये कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, तो यही ख्याल आता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को PTI के पुरअमन एहतजाज से बचाए, चूँकि जब भी इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है तो उसमें क्या हुआ है, कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ा गया है, MM आलम के जहाज को आग लगाई गई है। एक वाकया है बिलाल अज़हर कैनी साहब, तहरीक इंसाफ की इंसेप्शन से आज तक के लिए एक वाकया है 9 मई का, उसके अलावा तो कभी भी तहरीक इंसाफ ने कोई पुरअमन, सारे इनके एहतजाज पुरअमन रहे हैं। एक 9 मई के वाकये को लेकर आप कहें कि पूरी पार्टी जो है वो मुजाहरे करती है। एक वाकये के अलावा आप बताएं कौन सा, और उसमें भी तहरीक इंसाफ कह रही है कि उसकी आप अदालती तहकीकात करा लें। आप जो एक बात कर रहे हैं हमें खतरा नहीं है, तो फिर आप इजाजत दें प्रोटेस्ट करने की, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का आईनी राइट है, आप क्यों अलाउ नहीं करते? आप दफा 144 लगा देते हैं। अच्छा, अब सुन लीजिए, चूंकि आपने मेरी वो रवानी के अंदर जो आपका सवाल था उसी का ही जवाब आ रहा था, तो अब आप सुन लीजिए, क्योंकि आपने एक दावा किया अपने सवाल में कि 9 मई के अलावा तो कभी नहीं हुआ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े नहीं लटकाए गए? क्या पार्लियामेंट के ऊपर हमला नहीं हुआ? क्या PTV की बिल्डिंग के ऊपर हमला नहीं हुआ? क्या जमान पार्क के बाहर जब एक लॉफुल अरेस्ट के लिए इमरान खान को आए तो उन्होंने पेट्रोल बम नहीं फेंके? क्या रेंजर्स की गाड़ियां नहीं जलाई गई? क्या कोर्ट के धावे नहीं बोले गए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के? क्या इमरान खान साहब ने अपनी गाड़ी में बैठ के बदमाशी करके हाजिरी नहीं लगवाई? एक तसलसल है बदमाशी का, जिसमें 9 में सिर्फ एक उस तसलसल का हिस्सा है। 9 में तो सिर्फ एक वाकया है, वो एक इंतहा है इवन बाय देयर स्टैंडर्ड्स। मगर आप पिछले 10 सालों में चले जाएं, डी चौक पे कब्रें खोदी गई, और कोई एक शख्स या कोई और ग्रोह या कोई और ग्रुप का इस तरह का तसलसल होता वायलेंस का और इंतशार का, तो आप खुद कहते कि ये बंदे अभी तक बाहर क्यों फिर रहे हैं? मगर PTI ने सियासत की आड़ के अंदर बार बार इसके ऊपर एक इसको सियासी लबादा ओढ़ के बार बार इस तरह के एक्शंस को खुद किया भी और फिर उसको जस्टिफाई भी किया। और इमरान खान साहब अब खुद 9 मई की सिर्फ मिसाल ले लें तो वो तो खुद कोर्ट के अंदर उस चीज़ को एतराफ़ कर रहे हैं 2 दिन पहले कि जी बिल्कुल मैंने कॉल दी थी। इसका फिर आगे हाल क्या है, इसका तरीकाकार क्या, आप किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या मैक्सिमम स्टेप आप उठाने जा रहे हैं? वैसे हमने सुना तो था कि पाबंदी लगने वाली है PTI के ऊपर, इसके अलावा फिर आर्टिकल 6 की बातें हो रही थी, वो मामला कहाँ तक पहुंचा? काबीना के परसों के इजलास के अंदर भी ये चीज़ जो है वो आई थी, लेकिन फिर वो मामला टल गया था। तो होने क्या जा रहा है, करने क्या जा रहे हैं आप एग्जैक्टली? देखिए समर साहब, मुझे जहाँ तक आई थिंक मैंने देखा है, क्योंकि कैबिनेट के मेंबर्स ही उस पर बेहतर बता सकते हैं, मेरा ख्याल है उस पर सियासी मशावरत के बाद ही कोई नतीजा आएगा।
मगर मेरे नज़दीक जी देखिए, एक यकीनन एक इनका एक नेगेटिव और एक किरदार है, और उसको तो हमने हमेशा इसके ऊपर लड़ना है इनके ख़िलाफ़, और इसके ख़िलाफ़ ये हमारी जंग जारी रहेगी। मगर साथ ही साथ बुनियादी इशू इस मुल्क का इमरान खान नहीं है, ना ये है कि PTI अब क्या सोच रही है, अब नाराज़ है, अब खुश है। बुनियादी इश्यूज़ वही हैं जो आवाम के इश्यूज़ हैं, जो हमारे गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी है, जो हमारे दीगर अवामी मसाइल हैं, उसको एड्रेस करना सूबाई हुकूमत की सतह पर, वफाकी हुकूमत की सतह पर। तो हमारी हुकूमत अपना काम जारी रखेगी जी, उन चीज़ों पर फोकस रखेगी। साथ साथ अगर कोई भी ऐसी कोशिश फिर से करेंगे जिस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो यकीनन हुकूमत उसकी राह में रुकावट बनेगी। सही है जी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, फिर आपके वाले से एक पूरी आपने देख ली गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट की सोच, आपकी पार्टी को लेकर आपके सियासी जो फैसले हैं, आपकी जो सियासी एक हिकमत अमली है, उसको लेकर आपने सुन ली है। उसमें तो कहीं भी आपके लिए कोई स्पेस नजर नहीं आ रही। पहले मुझे हंसी आती है कि जो लोग अपनी सीट्स नहीं जीते वो मोरालिटी के भाषण जो है वो किसी और को दे रहे हैं, जिनका 30 साल का रिकॉर्ड है करप्शन का। ये सारा माजी जो है वो एक साइड को कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने खुद कहा, अगर इनको कोई थ्रेट नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं। मुझे एक चीज का जवाब दें बिलाल कियानी साहब, परसों या 3-4 दिन हो गए नवाज शरीफ की खुद अपनी कि ये वो मजम्मत करता है बिजली के प्राइसेस की इंक्रीज की, उसके ख्याल में हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात करने में नाकाम रही है और कि हुकूमत कीमत कंट्रोल करने में नाकाम रही है। ट्रिब्यून में पूरा आर्टिकल छपा था और मरियम नवाज शरीफ ने इन सब चीजों की जो है वो एंडोर्समेंट दी थी। तो ये मुझे बता दें कि अगर जो PMLN का डॉन है वो खुद PMLN से नहीं खुश, तो ये व्हाट लेग्स आर दे स्टैंडिंग ऑन। जी जवाब दे दें इसका बिलाल कियानी साहब। जी, डॉन तो सबसे पहले इमरान खान से बड़ा बदमाश तो मुल्क की सियासत में शायद ही कोई रहा है। तो डॉन का लफ्ज़ तो उस शख्स के लिए होना चाहिए जो तबाही करता रहा है, जो 9 मई के बाद भी अगले दिन कहता था कि मुझे हाथ लगाएंगे तो यही होगा मुल्क में। वो 10 दिन बाद उनको अंदाज़ा आया कि पानी तो सर से गुजर गया है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिन बिजली की कीमतों का जिक्र कर रहे हैं, तो तैमूर झगड़ा साहब खुद उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर KP थे और वफाक में इनकी हुकूमतें थीं। तो मिल मिला के इन्होंने मईशत के कबाड़ा भरपूर तरीके से किया, और आखिर में जो बची कुची कसर रह गई थी वो IMF को चिट्ठियाँ लिख के किया, जिसमें झगड़ा साहब खुद भी उस अमल का हिस्सा रहे। तो इसलिए हमें मतलब कि आज का मजाक ये है कि इमरान खान और PTI मुआशी मसाइल पर भाषण दे, और उससे बड़ा मजाक ये है कि इमरान खान और PTI आके आइन का अलम बरदार बनने की कोशिश करे। मतलब कि 2018 की RTS डाउन वाली हुकूमत जो बैसाखियों पे पहले ऑपोजिशन करती रही, फिर बैसाखियों के ऊपर ही हुकूमत में आई, फिर बैसाखियों के ऊपर ही हुकूमत चलती रही। उसके बाद जब हुकूमत चली गई तो जिस शख्स के ऊपर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि इस शख्स ने मेरी हुकूमत गिराई है, उसी शख्स के साथ फिर चंद महीने बाद आरिफ अलवी की ब्रोकर्ड मीटिंग में बैठा हुआ है और उसी शख्स की एडवाइस के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियाँ डिसॉल्व करता है और TV पे आके इस बात का एतराफ़ करता है। तो ये लोग आज भी, अब आप देखें कल उमर अयूब साहब ने पलटी मारी है, अचानक उन्होंने एक ट्यून ही बदल दी है क्योंकि ये फिर से भी साक्षियों की तलाश है। तो ये कुल एक नार्सिसिस्ट शख्स है, एक खुद गर्ज शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। वैसे तैमूर झगड़ा साहब, ये जो आर्मी चीफ को भी पैगाम भेज रहे हैं खान साहब जेल से बैठ के कि ये हमें आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है, तो ये खतरात आपको क्यों महसूस हुए और पैगाम भेजने पे आप क्यों इस नहज पे पहुंचे कि आप पैगाम भेजा? हालांकि आप तो उनके बारे में भी बड़ी सख्त टोन पिछले काफ़ी महीनों से इख्तियार किए हुए हैं। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई पूरी बात नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि जो आई हैव बीन सेइंग इट पर्सनली कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का और पाकिस्तान की फौज का पॉलिटिकली एक दूसरे के आमने सामने होना जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। आई हैव आल्सो बीन सेइंग कि इसमें PMLN का एक बहुत बड़ा रोल है। जब इनकी लेजिटिमेसी नहीं है तो ये इसी से पॉलिटिकल फायदा उठा सकते हैं। वो मौका तो आपने फराहम किया खुद ही ना, तभी तो नून लीग फायदा उठा रही है इस सारी सूरत हाल से। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, और लगता है नून लीग को भी इस बात का खतरा है कि कोई दोबारा से पैचअप ना हो जाए PTI का उनके साथ, तभी वो ज्यादा अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर एग्रेसिवनेस लेके आ रहे हैं। ऐसा ही है बिलाल कियानी साहब?
नहीं, देखिए जी, हमें कोई कोई इस चीज़ का ख़तरा नहीं है। जो पीटीआई जिसको बात करिए ना जी, ये देखिए इन्होंने माशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद एक मिलिशियस कैंपेन पूरे फ़ौज के ख़िलाफ़, जिसमें जवान जो शहीद हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने कसर इनको नजर आई, उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा। ये इमरान खान साहब ने देखा है, आपने देखा है कि जब उनकी अपनी कुर्सी की बात आई तो फिर IMF के मुआहदे को अपने ही कोई सबूटाज करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ भी धकेलने को तैयार थे। फ़ौज के ख़िलाफ़ एज एन इंस्टीट्यूशन और इवन जवानों के ख़िलाफ़ इन्होंने कैंपेन्स भी चलाई। जब दिल किया तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट टाइमली तरीके से इन्वोक कर दी। जब दिल किया तो साइफर की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दाव पे लगा दिया। इस शख्स के लिए ये रियासती मामलात कोई मायने नहीं रखते, जहाँ पे अपनी इसकी सस्ती सियासत और अपनी सस्ती इसकी शोहरत जो है वो आगे चलती रहे। तो देखिए, अगर आज ये कहते हैं, अगर आज इनका ये इमेज बना हुआ है तो वो इनके अपने एक्शंस की वजह से बना हुआ है, इनकी अपनी वायलेंस की वजह से बना हुआ है, इनकी अपनी सोशल मीडिया स्मेयर कैंपेन्स की वजह से बना हुआ है, जो इनकी सारी सियासत की बुनियाद रहा है, बल्कि सेंट्रल एक टेनेंट रहा है इनकी सारी सियासत का। तो इसलिए आज आके अचानक आपने पलटी मारने का इरादा किया है, तो फिर आप ये ना समझें कि पहले की तरह, जिस तरह 2018 का RTS आप समझते हैं कि सब भूल जाएं, इसी तरह ये भी भूल जाएंगे। सर, आपकी गवर्नमेंट का ज़्यादा बड़ा फोकस जो है वो हमें पीटीआई और इमरान खान ही नज़र आ रहे हैं। जितनी हम देखते हैं कि मुस्तैदी के साथ, जितनी ज़्यादा फोकस के साथ पीटीआई के मामलों को डील कर रही थी गवर्नमेंट, शायद अगर वो गवर्नेंस के बाकी इशूज़ को डील करे तो काफ़ी हद तक कम मसाइल से बाहर निकल सकते हैं। पर बहुत शुक्रिया आपका बिलाल ज़रगानी साहब और तैमूर झगड़ा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। बिलाल ज़रगानी साहब आपका और तैमूर झगड़ा साहब, शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी करेगी क्या आने वाले दिनों में, बात करेंगे ब्रेक के बाद। शरीर मान साहबा से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी हिकमत अमली के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी से और जो डीलिंग है PMLN की गवर्नमेंट के साथ, उससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही। बयानात इस तरह के सामने आ रहे हैं। पहले आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात आए, फिर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी कह रहे हैं कि कोई इतना अच्छा तजुर्बा नहीं रहा PMLN के साथ कोलिशन का। पीपल्स पार्टी को कई मामलों पर एतमाद में भी नहीं लिया जा रहा, चाहे वो बजट का मामला हो, पंजाब में पोलिटिकल स्पेस मिलने का मामला हो, वो मिसकमिटमेंट्स हैं। फिर तीसरा जो अहम तरीन मामला है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से होने वाले फैसले, PTI पे पाबंदी का और आर्टिकल 6 के हवाले से, उसमें भी ऐलान पहले हुआ। पीपल्स पार्टी को बाद में एतमाद में लेने की कोशिश शुरू हुई। स्ट्रेटजी क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सारी सूरत हाल पे बात करेंगे इस बारे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शरीर रहमान साहिबा से। बहुत शुक्रिया शरीर रहमान साहिबा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत काफ़ी ज़्यादा एक क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रही है। जमात इस्लामी का धरना चल रहा है हुकूमत के खिलाफ, तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है और साथ ही साथ हुकूमत कई मामलात के ऊपर हम देखें कि सख्ती करती हुई नजर आ रही है। PTI के मामले में पर्टिकुलरली क्या इन सारी चीज़ों पर देंगे कोalition पार्टनर पीपल्स पार्टी को एतमाद में दिया जा रहा है? देखिए, इस्लामाबाद में हम चंद ही लोग इस वक्त हैं। मैं हूँ यहाँ और मेरी इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट सम ऑफ अस आर फोकल पर्सन्स, लेकिन नहीं, एतमाद में कोई चेंजिंग सिचुएशन पर तो नहीं, मगर जनरली कंसल्टेशन होती रहती है। बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ का इंतज़ार है हमें। हमारे अपनी पार्टी की मीटिंग होगी, लेकिन ये जो आपने अभी कहा था वो जमात इस्लामी की, वो तो हमें नज़र आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। और कंटेनर्स लग गए, रेड जोन, जो नॉर्मल सिचुएशन होती है वो आपके सामने आया है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इन हालात में देखिए, हमारा भी मौक़िफ़ ये रहता है कि जमहूरी हक होता है सबका। अगर वो पुरअमन कोई भी मुज़ाहरा करें, ये तो एक तरीका होता है, लोग स्ट्राइक्स पे जाते हैं, जब मुज़ाहरे करते हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ और उनके दीगर साथियों का तरीक़ेकार रहा है धरने दे दे के इस्लामाबाद को पैरालाइज कर देना, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। क्योंकि अगर वो हैं तो कोई नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। और इंसाफ से कोई बाला नहीं होता, उनको तो ख़ास इंसाफ मिल रहा है जी। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि किस बात के धरने दिए जा रहे हैं, किस बात के प्रोटेस्ट हैं। हाँ, वो अगर जमात इस्लामी कीमतों के ख़िलाफ़ करना चाहती है या कह रही है कि एक अवाम को रसाई नहीं है बहुत सारी आम चीज़ों तक, और ये बात सब मैं समझती हूँ, समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि हालात बहुत गैर मामूली हैं,
तो फिर इसका एक एक आप पूरा मन मुजाहरा करें अपने अपने, अब सडनली निकल जाना और कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ का अलायंस बनाना, आइन शिकन आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? किसने आइन शिकनी की थी डायरेक्ट, आप मुझे बताएं। तो फिर ये बातें तो जवाबदेही का होंगी। मैं अच्छा नहीं लगता हम पर इस वक्त जेब नहीं देता, और मैं तो अवॉइड कर सकती थी टीवी शो, जेब नहीं देता मुझे ये कहते हुए कि ये जो कानून के दायरे में रहकर ही करेंगे ना, अगर कानून के दायरे के बाहर डंडा बरदारी करेंगे तो फिर तो एक ही जवाबी कार्रवाई होगी। लेकिन सख्ती भी रियासत को देखनी चाहिए, पुलिस को देखनी चाहिए। पुलिस के हाथ जब आप छोड़ते हैं तो आपको मालूम है थिंग्स हाथ से निकल जाती हैं, और ये हमारी हमेशा जी जो जहाँ तक हमारी के दास पार्टी की है, हमेशा कोशिश होती है कि पुलिस के हाथ से निकले ना चीज़ें। तो फिर इंटीरियर मिनिस्टर खुद मॉनिटर करें, देखें कि इसमें इनोसेंट लोग जो हैं, शहरी हैं, किसी दंगे में ना पड़ जाएं। मगर जिंदगी, आम जिंदगी तो फिर एक तातुर में पड़ जाती है ना, लोगों का आना जाना, दफ्तर जाना। जी जहाँ तक कहीं के इंसाफ के प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, वो तो उन्हें तो पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा। जब भी तरीके साथ प्रोटेस्ट बैन करती है, दफा 44 में डाल दी जाती है पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब में, इस्लामाबाद के अंदर आज भी वही हो रहा है। और जमात इस्लामी की प्रोटेस्ट की बात करें तो जमात इस्लामी जिस इशू पे प्रोटेस्ट कर रही है, उनके तरीक़ेकार से जरूर बात हो सकती है कि वो तरीक़ेकार ठीक है या नहीं है, धरना देना क्या वो बेहतर तरीक़ेकार है या नहीं है। इशू बड़ा जनरल है। वो इशू जितना एक आम आदमी को अफेक्ट कर रहा है, वो पोलिटिकली आपसे भी काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप ही गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सहारा है और आप ही कंधे पे खड़े होकर गवर्नमेंट ये सारे बड़े फैसले कर रही है, जिससे आम आदमी का जीना 2 बार बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, वो तो हमने बजट के दौरान भी सारी बातें कही हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें कोई अदराक नहीं है कि आवाम किस तकलीफ से गुजर रही है। सामने नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में रहते हैं, और बिजली के बिल हों, फ्यूल की प्राइसेस हों, खुर्दो-नोश भी ज़ाहिर है इस पर इम्पैक्ट होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि डंडा बरदारी, वो तरीक़ेकार लिंक्ड होती है जी आपके जमहूरी किरदार से और आपके जमहूरी तरीके से। हम तो तरीक़ेकार बदल नहीं सकते कभी। सारी ज़िंदगी हमने एहतजाज किया है, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं किया है। मलामती सियासत भी आती है, मज़ामती सियासत भी आती है, लेकिन इस तरह कोई एहतजाज नहीं हुआ कि हम डंडा बरदार बन गए और घेराव करने लगे। और फिर जहाँ तक पीटीआई का की बात है जी, उन्होंने कब पुरअमन प्रोटेस्ट किए? चलवाए फुटेज आपको कि वो पुरअमन, किस दुनिया में, किस मुल्क में ये अलाउ होता है कि आप जो मर्जी आए कहें और फिर उसको उस पर एक लबादा लगा दें नैरेटिव फ्रेमिंग का, कि भाई हमने तो नहीं कहा था, थिंग्स हमारे हाथ से निकल गई। सुबह कोई कुछ कहता है, शाम को कोई कुछ कहता है, और हम ऐनक की चलने दें। आई मीन ऑनेस्टली नो गवर्नमेंट कैन अलाउ इट। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अमन की वसूली में दोनों तरफ से ताली बजती है ना। जिस हुकूमत के हालात हैं, जिस हुकूमत के हालात हैं, पीपल्स पार्टी कब तक इसका वोट दिखाएगी? आपके गवर्नर पंजाब तो कह रहे हैं कि पहला भी हमारा तजुर्बा जो 18 महीने का था, वो बहुत ही बुरा तजुर्बा था। कब तक आप इस हुकूमत का वोट उठाते रहेंगे? कब तक उठाए? जी, आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप लोग कब तक इस हुकूमत का बोझ उठाने का सवाल पूछ रहे हैं ना? ये तो हम कोalition में हैं, तो जब बुरे वक़्त में हम हाथ छोड़ के भाग नहीं जाते कि जी सॉरी नाउ आप रेडियो एक्टिव हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह की हमने बदअखलाकी नहीं दिखानी है। कुछ रवैयों का मसला भी है, जहाँ एक परफॉर्मेंस की बात की, कोई रवैयों का मसला भी है कि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से बजट के दौरान कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। पीएमएल ने कहा कि पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस हो या आपके दीगर मामलात हो, उन पे हम आपकी बात मानेंगे। आपको एक वर्बल यकीन दहानी करवाई गई, बाद में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तो ऐसी कोई जो है वो पेशकदमी पंजाब के अंदर नहीं हुई, ऐसी कोई पेशकश जो है पंजाब के अंदर नहीं हुई सियासी स्पेस देने के हवाले से। दूसरा मामला है आसिफ अली जरदारी साहब भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो जाते हैं लाहौर, वहाँ की सीएम उन्हें रसीद नहीं करती, मिलती नहीं है उनसे आके, तो वो एक उस हवाले से भी जो है इत्तलात आ रही थी म्युनिसिपैलिटी के सर्कल में, इस चीज़ को कोई ज़्यादा अच्छा नहीं फील किया गया। तो सारी चीज़ों को देखते हुए भी क्या आपके मामला की पीएमएल के साथ? जी देखिए कि मैं समझती हूँ बेहतर होता अगर जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं मुल्क के, और वो एक कोalition का कलीदी हिस्सा भी हैं, जाहिर है उनकी पार्टी जो है कोalition का हिस्सा है। बेहतर होता कि उनको एज पर रूल्स एंड ट्रेडिशंस, आई मीन रवायत भी होती हैं, अखलाकियात भी होती है। आई एम श्योर उनका कोई वजूहत होगी, लेकिन वो सामने आएगी। मैं इस शो में बैठ के अभी तफरीक की का बायस नहीं बनूंगी जी। मैं ऐसी हेडलाइन आपको नहीं देने वाली जिससे
आप कह सकें कि अच्छा कोalition में दरारें आ गई, ये वक्त नहीं है वो करने का। शायद परसों हो, शायद तरसों हो, शायद 6 महीने बाद हो। ये हम देखिए बंदूक कनपट्टी पे रखकर नहीं सियासत करते कि जी आज हमारा ये मेरे बिल्कुल बहुत सारे पंजाब के काम नहीं हो रहे हैं। हमारी टीमें कहती है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ और अकोमोडेशंस मुश्किल से हो रही हैं, लेकिन मैं तब भी आपको स्टेटमेंट दूंगी कि ये मुश्किल हो रही है हमें कोalition में जब हम मिल बैठ के। मैं आई एम नॉट अ जूनियर पर्सन इन द पार्टी, मैं बेशक अदना कारकुन हूँ, लेकिन मैं 20 साल से इस पार्टी में हूँ, डिफरेंट ओहदे रखते हुए मैं गैर जिम्मेदार बात नहीं कर सकती जी। लेकिन जब जब किसी का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो फिर बात होगी, लेकिन इस वक्त ये वक्त नहीं है। मतलब आज के दिन में मैं नहीं कहूँगी कि हम वो तनकीद के निश्तर बरसाएं, वो तो ऑपोजिशन बतेरी कर रही है इस वक्त। वक्त जरूर आएगा अगर हमारे साथ ऐसा करते रहे तो फिर बात हम पहले तो बात अंदर करेंगे फिर बाहर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत ने फैसला करना था, वो काबीना ने मुख्तर कर दिया है कि इत्तेहादियों को इस्तेमाल में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का मुताबिक इजलास कब हो रहा है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी और आर्टिकल 6 के हवाले से? जब हमारी पार्टी का इजलास मौजू होगा हम करेंगे और फिर मुतला करेंगे काबीना और अपने अलायंस को। अभी हमारा इजलास नहीं हुआ है। जुलाई के महीने में हमने सबको छुट्टी दी हुई थी सिवाय चंद लोगों के। मशक्कती हाजिर हैं आपके साथ मैं फिर बाद में दूंगी। चंद हफ्तों में, 1 हफ्ते में हो जाएगा, जब भी होना होगा। और हुकूमत वेट कर रही है हमारा, लेकिन हमने कोई गैर जमहूरी इकदाम तो हम उठाते नहीं हैं, क्योंकि हमने आवाम को फेस करना है, अपनी कंस्टिट्यूंसीज को फेस करना है, आपको फेस करना है, जवाबदेही करनी है। कोई इक़्तिदार आनी जानी चीज़ होती है, कल हम बाहर होंगे हमें भी जवाब देना होगा ना, ऐसी बात तो नहीं है। तो कोई हम मतलब कोई ट्रिगर होके नहीं कह सकते कि जी ये सही है वो गलत है। पीटीआई के बाद नेक्स्ट इन द लाइन आप ही हो सकते हैं कल को। नेक्स्ट इन द लाइन हमेशा ही हम होते हैं जी, और हो भी ना तो ये कोई बात नहीं होती ना। जो व्हाट वर्क्स फॉर हम तो हमेशा कहते हैं कि वी आर नॉट अबव द लॉ। हम तो भाई तो खास हमारे साथ तो खास सजाएं होती हैं, चाहे पीटीआई हो चाहे कोई और भी हो। मैं फिर भी ये नहीं कहूँगी कि हमारे साथ जो हुआ हम आपके साथ करें। नो, दैट इज़ नॉट अ पीपल्स पार्टीज वे। हमारे दौर में कभी कोई सियासी कैदी होता ही नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हमें बेवकूफ़ तो ना समझें कि जी कि मैं टेररिस्ट सेल की तरह। आपको पता नहीं टेररिस्ट सेल क्या होता है और लीडर क्या होता है। ये वहाँ से रोज़ कॉलें देते हैं एहतजाज की, सुबह कहते हैं तशद्दुद करो, शाम को कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो पूरा मन कहा, जब इनके लॉयर्स इनको कहते हैं कि जी अपना गले में फंदा ना डालें। तो ये ऐसी बातें होती हैं। फिर कभी न्यूट्रलिटी मांगते हैं किसी से, फिर कहते हैं कि वो न्यूट्रलिटी जानवरों के लिए होती है। ये क्या बातें हो रही हैं जी? कोई मंतिक हो, कोई सर हो, कोई पैर हो, शुरू हो, बीच हो, अंजाम हो, ताकि हतमी शक्ल दे। कोई इनसे बात करें तो क्या बात करें और किससे बात करें? लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी इकदाम नहीं लेगी, रेस्ट एश्योर्ड। बहुत शुक्रिया शरीर साहबा, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। आज के प्राइम में इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।